नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ। यह टॉपिक जो है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने प्रीलिम्स 2023 दिया था और जो अभी रिज़ल्ट आया है प्रीलिम्स 2023 का 12 जून को, उसमें वे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई अब जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनको क्या करना है, उन्होंने पहले तो क्या गलतियां की, क्या वे इस चीज़ को जान गए कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं, और अगर जान गए हो तो अब आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, जो लोग आगे 2024 और 2025 देने वाले हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल रहा है, मैं इसमें बात करने जा रहा हूं जो लोग प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और आगे की स्ट्रेटजी क्या हो उनकी, क्या उनको निराश होने की ज़रूरत है, क्यों अगर वो निराशा में हैं तो आखिर किस कारण से हैं, इसका पूरा निवारण इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि आखिर प्रीलिम्स 2023 में हम फेल क्यों हुए, और फेल हुए तो अब क्या करेंगे, इसको भी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जो है वो रीज़न को एनालाइज कीजिए। रीज़न की एनालिसिस आप कर ले जाएंगे तो आप पता कर पाएंगे कि क्या रीज़न थे, क्यों मैं फेल हुआ। क्या कोई इंटरनल फैक्टर था या कोई एक्सटर्नल फैक्टर था। इंटरनल फैक्टर में बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा। एक्सटर्नल फैक्टर में मे बी जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो चीज़ें आ गई हों, कोई बीमार पड़ गया हो, आप स्वयं बीमार पड़ गए हों, या फिर एग्ज़ाम का स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा रहा और दूर था सेंटर, इस वजह से स्ट्रेस बढ़ गया। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो रीज़न्स मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ये रीज़न्स आपको खुद एनालाइज करने होंगे, क्योंकि आप स्वयं खुद ही जान रहे हैं कि आपने क्या गलतियाँ की हैं। अगर आप उसको एनालिसिस खुद से कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। मैं बस यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, शायद इनमें से कुछ पॉइंट्स आपने गलतियाँ की हों। तो आगे बढ़ते हैं। क्या टाइम टेबल और शेड्यूल आपने बनाया था? टाइम टेबल मतलब कि जो दिन का टाइम टेबल है, आप दिन में कैसे काम करेंगे, समय समय पे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे या आधा-आधा, 1-1 घंटे में जो आपका जो टाइम टेबल है वो क्या डिवाइडेड था? शेड्यूल यानी कि जो लॉन्ग टर्म शेड्यूल है, 3 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का जो शेड्यूल है, क्या आपने वो बनाया था? क्या यही आपने रैंडम, कई लोग रैंडम पढ़ना शुरू कर देते हैं, कहीं से भी उठाते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, मन नहीं करता है तो कुछ और पढ़ना, तो क्या ये गलती आपने की थी? कई लोग टाइम टेबल भी नहीं फॉलो करते हैं कि भाई दिन में कभी 2 घंटे सवेरे पढ़ लिए 10 से 12, तो फिर कभी 9 से 1 पढ़ लेते हैं। तो ये टाइम टेबल, क्या आपने इस तरह से कुछ टाइम टेबल बनाया था कि नहीं बनाया था, ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। बुक लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई लोग को बुक लिस्ट पता ही नहीं होती है। कई लोग जो बेसिक बुक्स हैं वो कवर ही नहीं कर पाते हैं। क्या आपके पास सारी बुक लिस्ट है जो मुझे कवर करनी है इन दिनों में, इन प्रीलिम्स के लिए? आप उनको एक लिस्ट बना लीजिए। तो बुक लिस्ट क्या आपने कवर की थी? क्या आपने मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे? कई लोग आजकल लास्ट के 2 महीने में रख लेते हैं कि लास्ट के 2 महीने में मॉक सॉल्व करेंगे और बाकी समय हम लोग बस पढ़ाई करते रहेंगे। ये भी कारगर नहीं रहा है। आपको शुरू से, जब से आप अगर जून जुलाई से शुरू कर रहे हैं तो जून जुलाई से ही आपको सॉल्व करना है मॉक टेस्ट। और कितने मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं इसके लिए तो खैर कोई अभी फैक्टर कोई अभी प्रॉपर आया नहीं है कि कितने मॉक टेस्ट हम सॉल्व कर ले जाएं, लेकिन फिर भी हर टॉपिक पे आपको कम से कम 500-500 क्वेश्चंस लगाने होंगे। क्या आपने पिछले सालों के क्वेश्चन सॉल्व किए थे? पास्ट ईयर क्वेश्चंस क्या आपने सॉल्व किए थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हर एस्पिरेंट को कम से कम 10 साल के पेपर सॉल्व करके ही जाने चाहिए। क्या ये गलती हुई थी? क्योंकि पिछले पास्ट ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि यूपीएससी कैसे सोचता है, यूपीएससी के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ये अलग बात है कि हर साल यूपीएससी कुछ नई चीज़ें सॉल्व कर लाता है, लेकिन पिछले सालों से आप बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हैं। तो क्या ये रीज़न है? आगे बढ़ते हैं रीज़नों में। क्या समय बाधित तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे? ये भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कई लोग मॉक टेस्ट भी देते हैं घर पे, लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में जाते हैं वो नर्वस हो जाते हैं और 100 में से सिर्फ पता चलता है कि वो 70 क्वेश्चन ही ठीक ठाक से पढ़ पाए थे। तो जब आप 70 क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, 30 क्वेश्चन आप छोड़ दे रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसमें करना क्या है,
तो वो भी बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि उससे भी प्रीलिम्स बहुत बार लोगों का रुक जाता है। तो क्या आपने टाइम बाउंड मैनर में आपने उन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का फॉर्मूला अपनाया था? ये आपको मॉक टेस्ट्स में ही करने होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आपने की है इस बार की, कि किस सब्जेक्ट में कौन से मार्क्स कम रह गए, किस सब्जेक्ट में मुझे और काम करने की ज़रूरत है? कई लोग पिछला अटेम्प्ट दिए होते हैं, 2-3 अटेम्प्ट से दिए जा रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। तो क्या वो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं कि बस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने चले जा रहे हैं? मान लीजिए आपका हिस्ट्री बहुत ही कमज़ोर सब्जेक्ट है, तो आपको हिस्ट्री पे फोकस करना चाहिए। आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करनी चाहिए कि भाई 15 क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री में, क्या मैंने उन 15 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने कितने मेरे सही हुए हैं? अगर 3 सही हुए हैं 15 में से तो मेरा बहुत बुरी स्थिति है हिस्ट्री में। ये मान के आपको हिस्ट्री पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आपको करना चाहिए। हर सब्जेक्ट को आप अलग अलग चुनिए, कितने क्वेश्चंस आए, कितने मैंने अटेम्प्ट किए, कितने उसमें से सही हुए। ये तीनों ही चीज़ें आपको जाननी होगी। आपने क्या रिवीजन अच्छे से किया था? रिवीजन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप पढ़ते तो रहते हैं लेकिन रिवीजन ना कर पाने की वजह से ये बहुत ही समस्या हो जाती है। अंत समय में रिवीजन ही काम आता है। जो आपको याद रहता है वो अंत टाइम, लास्ट टाइम का ही, लास्ट 1-2 महीने की चीज़ें ही याद रह जाती हैं। तो रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आपका रिवीजन टाइम पे हो पाया था? ये भी आपको सोचने की ज़रूरत है। यहाँ हम सारे रीज़न्स एनालाइज कर रहे हैं कि रीज़न क्या हो सकते हैं। ये मैंने अपने तरफ से प्रोबेबल रीज़न्स बनाए हैं, हो सकता है आपके कुछ और रीज़न्स रहे हो, आप उनको ज़रूर से ज़रूर लिखिए। कई लोगों के लिए सीसैट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो सीसैट, क्या सीसैट आपके लिए प्रॉब्लम है? हो सकता है आपका अच्छा रहा हो GS1 पेपर, लेकिन कई लोगों के लिए सीसैट भी एक प्रॉब्लम है। तो सीसैट में क्या प्रॉब्लम रही, इसको आपको सोचना चाहिए, इसको आपको सॉल्व करना चाहिए कि सीसैट में आखिर क्या प्रॉब्लम है, सीसैट के जो सारे इश्यूज़ हैं उसको मैं कैसे हैंडल करूं, क्या मुझे कोई कोचिंग की ज़रूरत है, क्या मुझे एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है। ये भी रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है सीसैट के एनालिसिस के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करें क्या? अब हमने डिसाइड तो कर लिया कि भाई रीजंस हमने पता किए, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग 2024-2025 आगे वाले इन 2 सालों में देने वाले हैं, उनको भी ये बहुत जानकारी ज़रूरत है कि पहले सेल्फ एनालिसिस कर लीजिए। जो मैंने अभी सेल्फ एनालिसिस ऊपर बताई है उस तरह से आप सेल्फ एनालिसिस कर लीजिए। जो लोग पहले दे चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग पहली बार दे रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख करके समझ लें कि इतनी चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी हैं। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ एनालिसिस के बाद जो लोग काफ़ी बार दे चुके हैं उनको तो होप लूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गलतियाँ आपने की हैं, आप उसको सुधार सकते हैं। और ये एक अपॉर्चुनिटी को लीजिए। आप प्रीलिम्स फेल हुए हैं तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप अगली बारी, कई लोग मेंस में भी प्रॉब्लमेटिक रहता है कि भाई मेंस में मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप मेंस के लिए सबसे पहले तैयारी शुरू कीजिए और मेंस के अभी तैयारी कीजिए। तो इसको अपॉर्चुनिटी लीजिए। अगली बार मैं प्रीलिम्स निकालूंगा तो प्रीलिम्स के साथ साथ मैं मेंस भी निकालूंगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिए। अपनी प्री और मेंस की बुक लिस्ट भी सॉर्ट आउट कर लीजिए कि प्री में मुझे ये बुक्स पढ़नी है, मेंस के लिए ये बुक्स पढ़नी है। खास करके अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आप मेंस का पोर्शन कवर कर सकते हैं। बुक लिस्ट बन जाने के बाद आप शेड्यूल और टाइम टेबल पे काम कीजिए। जब आपकी बुक लिस्ट तैयार हो गई, आप एक शेड्यूल बनाइए कि इन 3-4 महीनों में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4-5 महीनों में मैं मेंस के ये पोर्शंस कवर कर लूँगा। इस टाइम टेबल के हिसाब से चलूँगा। टाइम टेबल अपना दिनचर्या, जो आपकी दिन का जो कार्यक्रम है उसको अरेंज कीजिए कि इतने घंटे मैं पढ़ूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह से अपने आप को करना। पास्ट ईयर्स के पेपर्स और उनके सोल्यूशन जो होंगे वो ऑथेंटिक की आप यूपीएससी की वेबसाइट से ही डाउनलोड कीजिए। पास्ट ईयर पेपर्स भी आप यूपीएससी की वेबसाइट से ही डाउनलोड कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात मैं कह रहा हूँ, बिकॉज जो डिफरेंट कोचिंग्स हैं वो डिफरेंट आंसर देती हैं एक ही क्वेश्चन को लेकर के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पास्ट ईयर्स पेपर आप 10 साल के कम से कम सॉल्व कीजिए। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट सीरीज़ आप पहले से ही शुरुआत कर दीजिए। जुलाई, अगस्त तो नहीं, लेकिन हाँ सितंबर से तो बहुत ही, जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी आप उस पर कमांड पा सकेंगे। और टेस्ट सीरीज़ कौन सी लेनी है ये भी आप डिसाइड कर लीजिए। अभी इसी वक्त आप जून जुलाई में ही उसको सब डिसाइड कर लीजिए।
जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मेंस से आप शुरू कीजिए जुलाई और अगस्त में। मेंस और जो ऑप्शनल है उनको आप समय से कवर कर लीजिए। इधर कवर कर लेंगे जुलाई अगस्त सितंबर तक तो आपका बहुत बड़ा काम आपका मेंस का हो जाएगा। आपको 40% 50% काम मेंस का अभी इन्हीं 4 महीनों में कर देना है। मेंस के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप पहले कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उन सब्जेक्ट्स पे फोकस कीजिए जो आपका वीक सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हिस्ट्री आपका वीक सब्जेक्ट है, तो आपको हिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा समय अभी देने की ज़रूरत। रिवीजन आपका बहुत ही ज़रूरी है। रिवीजन आपका, जैसा मैंने कहा कि आपको जो टाइम टेबल बनाना है उसमें आपको बार बार रिवीजन के लिए डालना है। तो रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, जिसके लिए सी सैट एक बहुत बड़ा इशू है। उसको सी सैट पे, जैसे मैंने बोला कि सी सैट पे भी उनको सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस टेस्ट लगाने चाहिए। उनको अगर कोचिंग लेने की ज़रूरत है तो कोचिंग ले लें, वीडियोस देख लें। उनको टाइम बाउंड मैनर में आप सी सैट को भी एड्रेस कीजिए, उनके सारे इशू सी सैट के एड्रेस कीजिए। और लास्ट जो मैं देना चाहूँगा सभी कैंडिडेट्स को, सभी एस्पिरेंट्स को, कि ज़्यादा सोचिए मत, शेड्यूल बनाइए और काम करना शुरू कीजिए। आपके पास शेड्यूल नहीं रहेगा तो आप ओवर थिंकिंग करेंगे, अपने आप को ही स्ट्रेस लेंगे और स्ट्रेस से किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम है, आपको एग्ज़ाम देना है। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे, अपनी गलतियों को सुधार करके हम फिर से आगे बढ़ेंगे। तो इसी मंत्र के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।